everyone, welcome to my YouTube channel that is Learn Law with RK. Today in this video we are going to our next part of the contract of guarantee which pertains to section number 126 to 147. So आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 126 से लेकर 147 तक जो है वो डील करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और जो टर्म्स सेक्शन 126 में बताए गए हैं कि श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 126 आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, फिर उसके बाद श्योरिटी के बारे में बताता है, फिर बताता है प्रिंसिपल, डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। सबसे पहले अगर हम ये समझें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी थर्ड पर्सन के हवाले से अगर कोई प्रॉमिस किया गया था, थर्ड पर्सन को कोई प्रॉमिस किया गया है या उसके हवाले से कोई लायबिलिटी बन रही है, तो उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है या उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर तीन पर्सन्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो है वो श्योरिटी, दूसरा प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड वन इज़ क्रेडिटर। श्योरिटी कौन होता है? जैसे सेक्शन 126 आपको बताता है द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। वो बंदा जो गारंटी देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, उसे हम श्योरिटी कहते हैं। And the person in respect of whose default the guarantee is given is called principal debtor। और वो पर्सन जिसके डिफ़ॉल्ट की वजह से गारंटी दी जाती है, जिसके डिफ़ॉल्ट की वजह से श्योरिटी बेसिकली अपनी गारंटी दे रहा है, तो हम उस शख्स को कहेंगे प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू whom द गारंटी इज़ गिवन इज़ कॉल्ड क्रेडिटर। और वो शख्स जिसे गारंटी दी जा रही है प्रिंसिपल डेटर की डिफ़ॉल्ट की वजह से, उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। अब गारंटी जो है वो आपकी ओरल भी हो सकती है या राइटिंग में भी हो सकती है, जैसे सेक्शन 126 आपको बता रहा है। अब सेक्शन 127 आपको डील करता है कंसीडरेशन फॉर गारंटी के हवाले से, कि गारंटी के अंदर कंसीडरेशन जो है वो क्या हो सकती है। बेसिकली गारंटी यहाँ पर श्योरिटी दे रहा है, तो अगर श्योरिटी कोई भी चीज़ करता है या कोई भी प्रॉमिस करता है प्रिंसिपल डेटर की बेनिफिट के लिए, तो वो एक गारंटी देने के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी श्योरिटी के हवाले से। अब सेक्शन नंबर 128 आपको बताता है श्योरिटी की लायबिलिटी के हवाले से, क्योंकि श्योरिटी ने जब गारंटी दे दी तो उस वक्त उसकी लायबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है। तो सेक्शन 127(8) आपको बेसिकली बता रहा है कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है उसकी नेचर क्या है। द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर unless it is otherwise provided by the contract। सेक्शन 128 आपको बता रहा है कि श्योरिटी की लायबिलिटी की जो नेचर होगी वो बेसिकली को एक्सटेंसिव होगी, क्योंकि यहाँ पर को एक्सटेंसिव लायबिलिटी की बात की जा रही है। सबसे पहले आप लोग ये समझें कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी मकसद कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो कि बेसिकली एग्जिस्टेंस में भी हो और कोर्ट उसको इन्फोर्स भी करा सके। दूसरा, ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है को एक्सटेंसिव, इसका मकसद कि इक्वल, बिल्कुल श्योरिटी की जो लायबिलिटी होगी वो बिल्कुल प्रिंसिपल डेटर जैसी ही होगी, उसके ही बराबर होगी। अब सेक्शन नंबर 129 आपका डील करता है कंटिन्यूइंग गारंटी के हवाले से, कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो क्या होती है। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब कि एक ऐसी गारंटी जो कि एक से ज़्यादा सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए दी गई हो, मतलब एक ट्रांजेक्शन आपकी रोज़ चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर एक मिसाल लें, आप जो है वो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर डीलिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट गुड्स परचेज और सेल कर रहे होते हैं, और आपने जो है वो किसी से अपना सामान लेना होता है और फिर आप उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। तो आपका बेसिकली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ए ने जो है वो बी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे डेली जो है वो गुड्स प्रोवाइड करेंगे और मैं आपको पेमेंट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ए को जो है वो अपनी शॉप के लिए गुड्स चाहिए और बी का काम है उसको गुड्स प्रोवाइड करना। पर सी जो है वो अब इस केस में श्योरिटी बन जाता है कि भाई अगर इसने ए ने जो है वो डिफ़ॉल्ट किया प्रिंसिपल डेटर ने, तो उसके हवाले से जो है मैं लायबल रहूँगा, क्योंकि फर्स्ट लायबिलिटी बेसिकली प्रिंसिपल डेटर की आती है एंड देन जो है आपकी
श्योरिटी की लायबिलिटी होती है। तो इस तरीके से क्या है कि डेली बुनियाद के ऊपर जो उनको सामान वगैरह मिल रहा है, तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है अभी फ़िलहाल। तो दैट इज़ अ कंटिन्यूइंग गारंटी जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है। सेक्शन 129 आपको कंटिन्यूइंग गारंटी के हवाले से बता रहा है। 130 अब आपको बताता है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी जिसे 129 में डिफाइन किया गया है उसको कब रिवोक किया जा सकता है। पहला तो सेक्शन 130 आपको बता रहा है कि अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी इज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। इसमें सिंपली दो बातें बताई गई हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो है, श्योरिटी जो है वो किसी भी वक्त उसको रिवोक कर सकता है। किस तरीके से? बाय नोटिस टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को इस बात की इतलाक देकर, नोटिस किसी भी तरीके से राइटिंग में या ओरल, बेसिकली इसका जिक्र नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अंडरस्टूड सी बात है कि मतलब ये बात उसकी नॉलेज में लेकर आके, बिकॉज नोटिस वर्ड ही डिनोट करता है कि किसी पर्सन की नॉलेज में कोई बात लाना, और यहाँ पर जो पर्सन है जिसकी नॉलेज में ये बात लाई जाएगी वो है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को नोटिस देकर श्योरिटी जो है वो अपनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के हवाले से उस गारंटी को रिवोक कर सकता है। तो इस केस में भी कंटिन्यूइंग गारंटी आपकी रिवोक हो जाती है। फर्दर सेक्शन 131 जो है वो आपको बताता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी दूसरे किस तरीके से रिवोक हो सकती है। सेक्शन 131 में बताया जा रहा है कि रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। पीछे जो सेक्शन 130 बता रहा था वो ये कह रहा था कि जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन के हवाले से जो आपकी गारंटी है, बेसिकली वो रिवोक हो रही है किस तरीके से? श्योरिटी जो है वो नोटिस दे रहा है क्रेडिटर को। अब यहाँ पर 131 आपको बता रहा है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो भी आपकी रिवोक हो सकती है। द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री is a revocation of a continuing guarantee so far as regards the future transaction। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के हवाले से जो है जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाती है अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो सिवाय उस केस में कि इससे कंट्रावेंशन के अंदर कोई और कॉन्ट्रैक्ट अगर मौजूद है, अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो पहले हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि अगर वहाँ पर ये बात मौजूद है कि भाई श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तभी भी कंटिन्यूइंग गारंटी आपकी चलती रहेगी, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे अगर कोई एग्रीमेंट है तो। अदरवाइज अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट इसकी कंट्री नहीं है या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कंट्री नहीं है, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी होगी वो रिवोक हो जाएगी इन द केस ऑफ डेथ ऑफ श्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। सेक्शन 132 आपको बता रहा है लायबिलिटी ऑफ द टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट्स बिटवीन दैम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। अब इसमें सिंपली बताया जा रहा है कि अगर जहाँ पर दो पर्सन्स जो हैं वो प्राइमरी लायबल हैं और अगर वो कोई अरेंजमेंट्स कर लेते हैं आपस के अंदर, तो उनकी जो प्राइमरी लायबिलिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। फर्दर हम यहाँ पर इसको रीड आउट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 132 सिंपली इट स्टेट्स वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी। अगर जहाँ पर कोई दो शख्स आपस में दो शख्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिलकर किसी तीसरे बंदे के साथ किसी लायबिलिटी के हवाले से कि यस हम लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर लायबल रहेंगे, एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द अदर। तीसरे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो दोनों शख्स आपस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई अगर एक पर्सन जो है वो डिफ़ॉल्टर होगा तो दूसरा बंदा उसके डिफ़ॉल्ट के ऊपर लायबल रहेगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आपस में किया और दोनों ने मिलकर पहले तीसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अब जाहिरी बात है जो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई अगर हम में से कोई एक पर्सन डिफ़ॉल्ट करेगा थर्ड पर्सन के साथ तो वो लायबल रहेगा। अब ये अरेंजमेंट्स उन दोनों के दरमियान में है और ये बात थर्ड पर्सन को नहीं पता क्योंकि थर्ड पर्सन उन दोनों के इस अरेंजमेंट्स के अंदर पार्टी नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ सच टू पर्सन टू द थर्ड पर्सन अंडर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो उन दोनों पर्सनस की लायबिलिटी है तीसरे पर्सन की तरफ, वो उन दोनों का जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके ज़रिए अफेक्ट नहीं होगी। तो उनकी जो अरेंजमेंट्स आपस के अंदर हुई है, दो आपस में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है सेकंड वाला, तो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा टू द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पर्सन्स आर लायबल टू थर्ड पर्सन although such third person may have been aware of its existence।
भले ही इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थर्ड पर्सन को पता है कि वाकई उनके दरमियान में दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पर एज थर्ड पर्सन जो है वो उसमें पार्टी नहीं है, तो नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे सेक्शन नंबर 133 आपको बता रहा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस हो जाए तो इस केस में भी श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। 133 इट सिंपली स्टेट्स एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट in the terms of the contract between the principal, debtor and the creditor discharges the surety is to the transaction subsequent to the variance। इसमें सिंपली बताया जा रहा है कि अगर जहाँ पर श्योरिटी के मर्जी के बिना अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस होती हैं तो इस केस के अंदर जो आगे वाली जो ट्रांजैक्शन होंगी उस वेरिएंस के बाद, उस चेंजेस के बाद, तो श्योरिटी उन ट्रांजैक्शन के हवाले से लायबल नहीं रहेगा। तो इसमें क्या बातें हैं, सिंपल दो चीज़ें आपको की पॉइंट्स जहन में रखने 133 में। एक तो श्योरिटी की मर्ज़ी के बिना ये काम हुआ है, दूसरा ये कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर दी गई हैं। पर अगर जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो श्योरिटी के मर्ज़ी के साथ किए जाते तो इस केस के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। फर्दर 134 इट स्टेट्स रिगार्डिंग द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब ये भी श्योरिटी के डिस्चार्ज के हवाले से बात कर रहे हैं 134 फर्दर। द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर। The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released। अगर जहाँ पर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के दरमियान में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए प्रिंसिपल डेटर को रिलीज़ कर दिया जाता है तो श्योरिटी क्या होगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। और या फिर किसी और तरीके से रिलीज़ होगी, और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच इज़ द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। या क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन कर दे जिसकी वजह से या जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हों, वो ऐसे हों कि जिससे प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, तो इस केस में भी श्योरिटी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। बिकॉज सिंपल जो कॉमन सेंस की बात है वो ये है कि जब प्रिंसिपल डेटर जो है वही डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि श्योरिटी जो है उसकी लायबिलिटी आती ही तब है जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिफॉल्ट करता है। अब जब जहाँ पर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए, तो जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया और ऑटोमेटिकली। या जहाँ पर क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम कर दिया, कोई भी ऐसा ओमिशन कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो प्रिंसिपल डेटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो इस केस के अंदर श्योरिटी आपका ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब 135 आपको डील करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ, गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। 133, 134, 135 जो हम लोग बेसिकली अभी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के हवाले से ही डील कर रहे हैं। अब ये भी कौन सा केस है जिसमें श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि इस पीछे वाले में था 134 के अंदर कि वहाँ पर क्रेडिटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रिंसिपल डेटर से जिससे श्योरिटी रिलीज़ हो रहा है। प्रिंसिपल डेटर रिलीज़ हो रहा है तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली श्योरिटी रिलीज़ हो रहा है। अब 135 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्रेडिटर जो है वो कंपाउंड कर रहा है या फिर टाइम दे रहा है या एग्री कर रहा है प्रिंसिपल डेटर के साथ कि भाई मैं आपको सू नहीं करूँगा, क्योंकि लायबिलिटी आएगी तब ना जब क्रेडिटर बेसिकली यूँ कहे कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट में सूट फाइल कर दूंगा, आपके खिलाफ जो मुकदमा लेकर आऊँगा। तो ज़ाहिरी बात है तभी तो वो पर्सन जो है तीसरा पर्सन आता है, इन्वॉल्व होता है और वो श्योरिटी देता है अपनी। सेक्शन 135 आपको बता रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विथ और कंप्रोमाइज to give time to or not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assents to such contract। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान में होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिटर जो है वो बेसिकली कंपाउंड कर लेता है, किसके साथ कंपोजिशन कर लेता है, प्रिंसिपल डेटर के साथ,
या फिर जो है प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है मैं आपको फर्दर टाइम दे दूंगा, या जहाँ पर वो खुद प्रॉमिस कर ले कि मैं आपको सू नहीं करूँगा, आपके खिलाफ मुकदमा नहीं लेकर आऊँगा, तो इस केस के अंदर भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। सिवाय उस केस में कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर श्योरिटी अपनी खुद की असेंट दे देता है, वो भी राज़ी है इस बात से, तो उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। पर अगर जहाँ पर उसने अपनी मर्जी नहीं दी, ये भी वही बात है सिंपल जो हम पीछे पढ़ कर आए कि विदाउट कंसेंट अगर कोई वेरिएंस होती है तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज होती है, और यहाँ पर क्या है कि अगर वो अपने असेंट नहीं दे रहा तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, और अगर जहाँ पर असेंट दे देता है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती। 136 श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अब ये वो केस बताया जा रहा है जहाँ पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती। किस केस में? जब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए थर्ड पर्सन के साथ कि प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने के लिए। अब यहाँ पर क्रेडिटर नहीं है, थर्ड पर्सन है। सेक्शन 136 आपको बता रहा है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विथ अ थर्ड पर्सन। अगर जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? बेसिकली क्रेडिटर ने किया है थर्ड पर्सन के साथ कि यस मैं प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे दूंगा, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, और वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं हुआ, तो श्योरिटी इस केस में डिस्चार्ज नहीं होगी। अगर जहाँ पर जैसे सेक्शन 135 में आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या था कि प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्रेडिटर का टाइम देने के लिए, पर 136 में क्या बताया कि यहाँ पर क्रेडिटर ने किसी तीसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर तीसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इस केस के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, वेदर इट इज़ फॉर गिविंग टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, इसके बाद 137 इट डील्स विद द क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। अब फॉरबियरेंस टू सू, अब किस चीज़ की फॉरबियरेंस बता रहे हैं यहाँ पर? क्रेडिटर अगर फॉर एग्जांपल ये बात मना कर दे कि भाई मैं जो है वो सू नहीं करूँगा, तो ये चीज़ श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं करती। Mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharges the surety. अगर सिंपल, अगर जस्ट मेयरली अगर क्रेडिटर ये कह दे कि मैं ठीक है सूट फाइल नहीं करूँगा, सिर्फ कह देना मेयरली, या कोई पर्टिकुलर लायबिलिटी है उसके हवाले से बन रही है, उसको इन्फोर्स नहीं कराऊंगा प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, सिर्फ मेयरली कह देना कि मैं आपके खिलाफ कोई सूट लेकर नहीं आऊँगा, अपना राइट वेव ऑफ कर देना, मना कर देना, तो इससे श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। पीछे हमने पढ़ा कि वहाँ पर क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट था टाइम देने के लिए, कंपोजिशन की गई थी टाइम देने के लिए, और सूट फाइल करने के हवाले से जो है वो भी वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट था, पर यहाँ पर जस्ट कह देना मैं नहीं लेकर आऊँगा, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। 138 रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर। 138 आपको बता रहा है को श्योरिटीज़ के हवाले से। को श्योरिटीज़ मकसद कि एक से ज़्यादा यहाँ पर श्योरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 2 को श्योरिटीज़ हैं किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। वेयर देयर आर को श्योरिटीज़ आर रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स, नाइदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज्ड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर। ये बता रहा है कि अगर जहाँ पर एक को श्योरिटी रिलीज़ हो जाती है तो इससे दूसरी को श्योरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है सिंपली कि अगर जहाँ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 को श्योरिटीज़ हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो अगर क्रेडिटर किसी एक श्योरिटी को रिलीज़ कर देता है तो इससे दूसरा जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। Neither does it free the surety so released from his responsibility to the other, और जो श्योरिटी बेसिकली रिलीज़ हुआ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे श्योरिटी की तरफ बनती है, तो वो जो रिलीज़ श्योरिटी है वो भी अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद नहीं होगा दूसरे श्योरिटी की तरफ जो बनती है। तो इसमें सिंपली बताया जा रहा है कि अगर जहाँ पर को श्योरिटी 2 को श्योरिटीज़ हैं और उसमें से किसी एक श्योरिटी को क्रेडिटर ने रिलीज़ कर दिया, तो इससे दूसरा जो है वो आज़ाद नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, और जो रिलीज्ड श्योरिटी है वो दूसरे श्योरिटी की तरफ जो उसकी जिम्मेदारी है वो उससे आज़ाद नहीं होगा। 139 इट आल्सो डील्स विद द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी
बाय द क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब यहाँ पर क्या है कि क्रेडिटर की वजह से कोई श्योरिटी की अपनी रेमेडी बन रही थी और वो इम्पेयर हो रही है, तो इस केस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इफ़ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द श्योरिटी, अगर क्रेडिटर कोई भी ऐसा काम करता है जो कि श्योरिटी के राइट से बिल्कुल बरक्स है, उससे इनकन्सिस्टेंट है, और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट विच इज़ ड्यूटी टू श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, या कोई भी ऐसा काम जो कि बेसिकली उसको श्योरिटी की तरफ करना था और वो उसकी ड्यूटी थी और वो उस काम को नहीं कर रहा, या तो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि श्योरिटी के राइट से बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है, या कोई ऐसा काम कर रहा नहीं करता जो कि इसकी ड्यूटी है करना श्योरिटी की तरफ, एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज़ देयर बाय इम्पेयर्ड, और जो श्योरिटी की रेमेडी है क्रेडिटर के उस एक्ट या ओमिशन की वजह से प्रिंसिपल डेटर की तरफ जो श्योरिटी की रेमेडी बनती है वो इम्पेयर हो रही है। दी श्योरिटी इज़ डिस्चार्ज, तो इस केस में भी श्योरिटी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। फर्दर 140 सेक्शन नंबर 140 इट डील्स विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। अगर कोई भी पेमेंट या परफॉर्मेंस हो जाती है तो अब इस केस के अंदर श्योरिटी के क्या राइट्स हैं। वेयर अ guaranteed debt has become due or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place। अब यहाँ पर क्या था, कोई भी डेप्ट जो कि दिया गया था जिसके हवाले से गारंटी दी गई थी, अब उस डेप्ट की ड्यू डेट आ जाती है और अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की प्रिंसिपल डेटर ने, या जहाँ पर प्रिंसिपल डेटर को कोई काम करना था, कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी थी और उस पर्सन ने उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया। द श्योरिटी अपॉन द पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज़ लायबल फॉर इज़ इन्वेस्टेड विथ ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो अगर जो डेप्ट था वो ड्यू हो गया और जो बेसिकली काम परफॉर्म करने थे, जो ड्यूटी परफॉर्म करनी थी वो प्रिंसिपल डेटर ने नहीं की, और ये तमाम जितने भी काम थे वो सारे जो डेप्ट देने था या जो ड्यूटी परफॉर्म करनी थी वो सारे काम श्योरिटी ने कर दिए एक प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर। तो अब इस केस में प्रिंसिपल डेटर के ख़िलाफ़ जो जो क्रेडिटर के राइट्स बनते थे वही तमाम राइट्स श्योरिटी के होंगे। तो इसका मकसद ये कि जहाँ पर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे कोई भी काम कर देता है तो इस केस के अंदर श्योरिटी बेसिकली ही विल गो इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, तो वे बिल्कुल क्रेडिटर हो जाता है। सेक्शन नंबर 141 श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटीज। A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at a time when the contract of suretyship is entered into। अब यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है श्योरिटी के राइट के हवाले से। किस तरीके का राइट कि श्योरिटी जो है वो उन तमाम सिक्योरिटीज़ के हवाले से जिसके हवाले से क्रेडिटर इंटाइटल था जिनके बेनिफिट्स को लेने के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप बनाया गया था, प्रिंसिपल डेटर के ख़िलाफ़ जो भी सिक्योरिटी बेसिकली बनती थी और उन तमाम सिक्योरिटी के हवाले से क्रेडिटर इंटाइटल था, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप बनाया गया था तो उन तमाम सिक्योरिटीज़ के बेनिफिट के लिए श्योरिटी भी इंटाइटल्ड होगा, वेदर द श्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे उस श्योरिटी को उस सिक्योरिटी की एग्जिस्टेंस का पता है या नहीं पता। And if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, और अगर क्रेडिटर जो है वो सिक्योरिटी लूज़ कर देता है या बग़ैर श्योरिटी की कंसर्न के उस सिक्योरिटी से पार्ट कर लेता है, अलग इख्तियार कर लेता है, मतलब वो नहीं ले रहा, द श्योरिटी इज़ डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो सेक्शन नंबर 142 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। सेक्शन नंबर 142 आपको बताता है गारंटी की इनवैलिडिटी के हवाले से कि अगर कोई गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद के ऊपर ली गई है तो वो इनवैलिड होगी। एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन
made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. अगर जहाँ पर कोई भी ऐसी गारंटी जो कि क्रेडिटर ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके फिर ऑब्टेन की है, या जहाँ पर उसको उस बात की नॉलेज थी, या किसी मटेरियल पार्ट के हवाले से कोई इसने अपनी असेंट दे दी कि भले आप जो है वो इस हवाले मिसरिप्रेजेंटेशन करें, जब उसकी नॉलेज में या उसकी असेंट से कोई काम हुआ है, या जहाँ पर उसने खुद ने मिसरिप्रेजेंटेशन की है, तो इस केस के अंदर अगर जो भी श्योरिटी से गारंटी ली गई है तो वो गारंटी इनवैलिड होगी। सेक्शन नंबर 143, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड। अब सेक्शन नंबर 143 भी आपको गारंटी की इनवैलिडिटी के बारे में बताता है कि अगर जहाँ पर कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए गए हैं, किसी बातों को छुपाया गया है, तो वो गारंटी भी इनवैलिड होगी। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to the material circumstances is invalid. अगर जहाँ पर क्रेडिटर ने कोई भी मतलब मटीरियल सर्कमस्टांसिस से जो अहम बातें थी उनको कंसील किया है और कंसीलमेंट करके कोई गारंटी ली है, तो वो भी गारंटी इनवैलिड होगी। फर्दर सेक्शन नंबर 144 इट डील्स विद द गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। अगर कोई गारंटी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ली गई है कि जब तक के क्रेडिटर एक्ट नहीं करेगा, जब तक कि कोई दूसरा को श्योरिटी आकर उस पर्सन को ज्वाइन ना करे। वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई शख्स इस बात पर कॉन्ट्रैक्ट पर गारंटी दे रहा है कि दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट, कि क्रेडिटर जो है उस गारंटी पे तब तक एक्ट नहीं करेगा अनटिल अनदर पर्सन हैज़ ज्वाइंड इन इट एज को श्योरिटी, जब तक कि कोई दूसरा शख्स उसको एज अ को श्योरिटी ज्वाइन ना करे। द गारंटी इज़ नॉट वैलिड इफ़ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। तो गारंटी जो है वो उस केस में वैलिड नहीं होगी अगर जहाँ पर दूसरा पर्सन उसको ज्वाइन नहीं करता, पर अगर जहाँ पर उसका को श्योरिटी आ जाता है तो उस केस के अंदर वो पर्सन भी उस गारंटी पर लायबल हो जाएगा और क्रेडिटर उस बात पर एक्ट कर सकता है। फर्दर सेक्शन नंबर 145 इट पर्टेन्स टू इम्प्लाइड प्रॉमिस इंडेमनीफाई द श्योरिटी। वैसे तो पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, वो बेसिकली उसमें क्या था, वो एक्सप्रेस प्रॉमिस आपका किया जा रहा था पर यहाँ पर कुछ इम्प्लाइड नेचर के भी प्रोमिस जो है वो हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। फॉर एग्जांपल जैसे 145 आपको क्या बता रहा है कि इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज़ एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी, कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है कि भाई प्रिंसिपल डेटर जो है वो श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा। इंडेमनीफाई मकसद क्या, टू कंपनसेट। कंपनसेट किस तरीके से, जाहिर सी बात है जब अगर कोई डिफ़ॉल्ट या जब करता है प्रिंसिपल डेटर या कोई डेब्ट्स वगैरह जो है उस पर ड्यू हो जाते हैं और प्रिंसिपल डेटर उसको नहीं परफॉर्म कर सकता या वो पे नहीं कर सकता डेब्ट्स को अपने, तो उसके बिहाफ के ऊपर अगर श्योरिटी ने जो भी चीज़ें पे कर दी या उसने परफॉर्म कर दी ड्यूटी, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो भी यहाँ पर प्रॉमिस एग्जिस्ट होगा ऑटोमेटिकली कि प्रिंसिपल डेटर जो है वो इंडेमनीफाई करेगा श्योरिटी को, एंड द श्योरिटी इज इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर वट एवर सम ही हैज़ राइटफुली पेड अंडर द गारंटी। और जो भी सम उसने कॉन्ट्रैक्ट में राइटफुली पे किए हैं, बिल्कुल सही तरीके से पे किए हैं, तो श्योरिटी इंटाइटल होगा, श्योरिटी के पास ये राइट होगा कि तमाम जितनी भी रकम उसने पे करी है वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है। बट नो सम्स विच ही हैज़ पेड रॉन्गफुली, पर अगर उसने किसी और तरीके से गलत तरीके से जो है वो उसने पे किए हैं तो वो सम वो रिकवर नहीं कर सकता। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में जिस बारे में बातें हुई थी और जिसके हवाले से उसने राइटफुली पे किया है, सिर्फ वही सम जो है वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है श्योरिटी। फर्दर सेक्शन नंबर 146 इट पर्टेन्स टू को श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ जाता है और उसमें दो को श्योरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 2 को श्योरिटीज़ हैं, और उसमें क्या होता है कि वो अपनी अपनी लायबिलिटी बताते हैं, तो जब वो एक साथ जॉइंटली जो है वो किसी चीज़ के ऊपर अपनी दे रहे हैं, मतलब गारंटी दे रहे हैं, तो वो जॉइंटली लायबल होंगे, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 146 क्या बता रहे हैं आपको, वेयर 2 और मोर पर्सनस आर को श्योरिटीज़ फॉर द सेम डेब्ट और ड्यूटी।
अगर एक ही डेप्ट के लिए या किसी भी एक ही काम के लिए को-श्योरिटीज़ हैं, एक ही चीज़ के लिए 2 या 2 से ज़्यादा को-श्योरिटीज़ हैं, आइदर जॉइंटली और सेवरली, वो डेप्ट या ड्यूटी के हवाले से सेम डेप्ट या जॉइंटली उन्होंने मिलकर गारंटी दी है या अलग अलग होकर उन्होंने दी है अपनी गारंटी, एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, या एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी है उन्होंने या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में दी हैं, एंड वेदर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर, और चाहे उन दोनों को एक दूसरे की गारंटी के हवाले से मालूम है या नहीं है। द co-sureties in the absence of any contract to the contrary are liable is between themselves to pay each an equal share of the whole debt। तो वो को-श्योरिटीज़ जो हैं वो लायबल हैं कि वो सब के सब बेसिकली जो भी डेप्ट है या ड्यूटी है उसका इक्वल शेयर जो है वो पे करें, और ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट विच रिमेन्स अनपेड बाय द प्रिंसिपल डेटर। होल डेप्ट अगर उसने पे नहीं किया तो उसका इक्वल पे करेंगे, अगर जहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट जो प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका आधा आधा इक्वली बराबर जो है वो पे करेंगे। 147, that is the last section of our contract of indemnity and guarantee which pertains to liability of the co-sureties bound in different sums। अगर जहाँ पर को-श्योरिटीज़ हैं और वो अलग अलग सम्स के लिए लायबल हैं डिफरेंट सम्स के लिए, तो उस केस में क्या लायबिलिटी होगी। सेक्शन नंबर 146 आपको बता रहा था अगर सेम डेप्ट के ऊपर लायबल थे, वो एक ही डेप्ट था और वो भले सेवरली लायबल थे या जॉइंटली लायबल थे, चाहे सेम कॉन्ट्रैक्ट में लायबल थे या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में लायबल थे, चाहे उनको एक दूसरे की नॉलेज थी या नहीं थी, पर उस केस में भी डेप्ट एक ही था, इसीलिए वो दोनों के दोनों लायबल थे कि वो इक्वली पे करें। ठीक है, पर अब 147 बता रहा है कि डिफरेंट सम है, पैसे अलग अलग हैं, उनके हवाले से को-श्योरिटीज़ हैं, तो अब क्या लायबिलिटी होगी। Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligation permit। अब जितनी उनकी ऑब्लिगेशन बन रही है, जितना उन्होंने अपने आप को जो है वो बाउंड किया है कि भाई हम इतना पे करेंगे, तो उस केस में भी वो इक्वल ही पे करेंगे। ठीक है, सो फर्दर इट वाज बेसिकली हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा इंडेमनिटी और गारंटी का ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड इन